नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में डेली क्विज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर में चर्चा करनी है। अपनी चर्चा को आरंभ करने के पहले आप सभी के लिए एक घोषणा है और ये अनाउंसमेंट है कि अगर आपको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं और हमारे सिविल सर्विसेज एक्सपर्ट्स वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अब एक और अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। ये अनाउंसमेंट है कि अगर आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 में प्रथम प्रयास में सफलता पाने की आकांक्षा रखते हैं तो इसके संबंध में आपको इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करना चाहिए, जिसका आयोजन 4 फरवरी को सुबह 11 बजे से किया जाएगा और बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के वरिष्ठ परीक्षा विशेषज्ञ रोहित कुमार सर इस वर्कशॉप में आपका मार्गदर्शन करेंगे। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कथन है, आशा कार्यक्रम 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। पीएमजेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा और आश्वासन योजना है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आपको इसमें से सही कथन या कथनों की पहचान करनी है। देखिए, बजट आया है और इस समाचार को द हिंदू के सामाजिक विषयों के खंड से यहाँ पर इसको लिया गया है। इसको आप अपनी परीक्षा के अंदर में सामाजिक विषयों का जो खंड है उसके साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। द हिंदू का समाचार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अंतरिम बजट 2024 में इस बात की घोषणा की गई है कि जो आशा वर्कर्स हैं राइट और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं इनको हेल्थ कवर दिया जाएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। ये बात बिल्कुल सत्य है कि 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक हिस्से के रूप में आशा कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न आता है कि जो ASHA जो आशा वर्कर्स हैं, इस ASHA शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपकी ड्यूटी है, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, बहुत वर्षों से चर्चा में है, आप सभी ने इसे पक्का देखा होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इसके अलावा हम जब यहाँ पर देखते हैं कि भारत सरकार में जो मिशन इंद्रधनुष है ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। राइट, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। इसके अलावा एक हम इंद्रधनुष योजना और देखते हैं राइट, जो कि बैंकिंग सेक्टर के साथ में संबंधित है। तो क्या प्रावधान है उस इंद्रधनुष योजना के जो कि बैंकिंग रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है वो अलग है और ये मिशन इंद्रधनुष अलग है, दोनों में अंतर है। राइट, एक बार दोनों को तुलनात्मक रूप से देखिए। इसके अलावा पीएमजेएवाई, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना राइट, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा ऑब्लिक आश्वासन योजना है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें तीनों कथन यहाँ पर सही होते हैं, अर्थात डी इसका सही जवाब है। आगे आप देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर पहला कथन है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष संचालन पदक, जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक, असाधारण आसूचना कुशलता पदक और फॉरेंसिक विज्ञान में सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कारों को मिलाकर के दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है और इससे संबंधित समाचार आप इंडियन एक्सप्रेस में देख सकते हैं अपने परीक्षा के अंदर में। आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में आप जोड़ करके देख सकते हैं इसको। एंड सेंटर इंट्रोड्यूस द न्यू मेडल, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। सो दिस इज द न्यू मेडल विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट, और इसको मिला करके तैयार किया गया है, कई सारे जो पदक हैं पुराने उनको जोड़ करके। अब यहाँ पर एक बड़ी खास बात है, इस पदक को जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात सीबीआईसी राइट, सीबीआईसी के जो कर्मचारी हैं उनके नामों पर भी विचार होगा। किस श्रेणी के तहत होगा? तो नारकोटिक्स, जो दवाओं की, जो मादक जो दवाएं होती हैं इनकी जो तस्करी होती है उसकी रोकथाम के अंदर में इस विभाग के लोग काफी मेहनत करते हैं, काफी कार्य करते हैं। तो नारकोटिक्स तस्करी के रोकथाम के अंतर्गत सीबीआईसी के जो कर्मचारी हैं उनको भी इस पदक के लिए उनके नामों पर विचार हो सकता है।
जबकि अधिकांशतः हम देखते हैं सीएपीएफ के लोग हैं, सीपीओ के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वही इसके अंदर में शामिल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये कुछ खास है कि वित्त मंत्रालय के लोग भी यहाँ पर इनके नामों पर भी चर्चा हो सकती है। तो दूसरा वाला भी यहाँ पर सही है, पहला वाला भी सही है, हमसे सही पूछा गया है, सी इसका सही जवाब है। आगे आप देखें, अगला प्रश्न है, पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उत्तराखंड में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई थी। तो वैश्विक केंद्र है पारंपरिक चिकित्सा में शोध के लिए, और इसकी स्थापना उत्तराखंड के अंदर में नहीं बल्कि गुजरात के जामनगर के अंदर में की गई थी, गुजरात के अंदर में। तो यहाँ पर जो पहला वाला है यह गलत है। दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा में शोध के लिए यह पहला वैश्विक सुदूर केंद्र या कार्यालय था, बिल्कुल सही बात है। और पारंपरिक कोरियाई चिकित्सा जिसे सोवा रिक्पा के नाम से भी जाना जाता है, आयुष का एक हिस्सा है। देखिए, आयुष मंत्रालय है, हम सभी लोग जानते हैं, और जो ये प्रश्न है वो पीआईबी से इसको लिया गया है और आयुष के हवाले से इसको लिया गया है। यूनियन आयुष मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट्स राष्ट्रीय आरोग्य मेला, इसके संदर्भ में प्रश्न को बनाया गया है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आयुष मंत्रालय को हम जब यहाँ पर देखते हैं और जो AYUSH, जब इसमें हम देखते हैं एक जो है संक्षिप्त है, तो यहाँ पर ए का अर्थ है आयुर्वेद, वाई योगा, यू यूनानी, एस सिद्धा, सोवा रिक्पा। अब सिद्धा और सोवा रिक्पा जो है इसको हम देखते हैं जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर इसको हम देखते हैं, और भगवान बुद्ध से जोड़ करके इस प्रणाली की उत्पत्ति को देखा जाता है। और ये मनुष्य को हील करने की, एक मनुष्य को जो है एक रोग मुक्त करने की एक पद्धति है, जिसे हम लोग कई जगहों पर जो है अमची मेडिसिन के नाम से भी इसको कई जगहों पर देखा जाता है। तो हिमालयी क्षेत्र के अंदर में इसको हम देखते हैं, ना कि पारंपरिक कोरियाई चिकित्सा के रूप में इसे हम देखते हैं। तीसरा वाला यहाँ पर गलत है, हमसे सही पूछा गया था तो केवल 2 इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा आप देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और भूटान दोनों बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक क्षेत्रीय संगठन है। बिम्स्टेक खूब सुनते हैं इसके बारे में हम लोग। 1997 में 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। आपके लिए होमवर्क है कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इसके अलावा भारत और भूटान दोनों को इसका मेंबर माना गया है, दोनों इसके मेंबर हैं, और ये जो है बंगाल की खाड़ी के जो आसपास के देश हैं उनको जोड़ करके बनाया गया संगठन था। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखें, भूटान जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध देश है। नेपाल को आप देखें वो भी ऐसे ही है, लेकिन भूटान और नेपाल दोनों इसके मेंबर हैं। जी हाँ, भारत तो है ही, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये सब प्रमुख देश हैं जो इसके मेंबर हैं। तो आप ध्यान रखें कि भूटान बे ऑफ बंगाल के साथ में डायरेक्टली बॉर्डर नहीं शेयर करता है, स्टिल इसका मेंबर है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो अधिकांश व्यापार है, भूटान है, नेपाल है, भारत और बांग्लादेश के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से ही करते हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है, मेंबर है। सितवे बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में एक गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है जिसका उद्घाटन भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से किया है। कलादान नदी मणिपुर राज्य से होकर बहती है। अब देखिए, कथन नंबर 2 और 3 दोनों जुड़े हुए हैं म्यांमार के साथ में। दरअसल अगर हम भारत की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर के साथ में जो हमारी कनेक्टिविटी है उसमें कुछ बड़ी समस्याएं हैं। भूगोल एक बड़ी समस्या है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, यहां से अगर आप देखें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का क्षेत्र है जिसे हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं। अब यहां से अगर हमें मिजोरम के क्षेत्रों की तरफ आना है तो एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, समय अधिक लगता है, फ्यूल अधिक लगता है। ऐसे में म्यांमार की सरकार के सहयोग के साथ में भारत ने कोलकाता के माध्यम से हुगली वाले क्षेत्र से होते हुए समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में, यहां से लेकर के म्यांमार में सितवे बंदरगाह तक, और यहां पर फिर कलादान नदी, यहां पर इसके बाद में कलादान नदी, मैं यहां पर भी लिख देता हूं, कलादान नदी के माध्यम से जो हमारा मिजोरम का क्षेत्र है उससे हमको जोड़ा है।
अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि जो कलादान नदी है ये मिजोरम, जो पूर्वी मिजोरम का क्षेत्र है उससे होकर के बहती है। इसके अलावा ये म्यांमार से भी होकर के बहती है। ये न्यूज, ये प्रश्न आपके सामने यहाँ पर क्यों रखा गया, उसकी वजह है ये न्यूज इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर में कि भारत ने जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत भूटान को सहायता राशि सैंक्शन की है और भारत ऐसी सहायता राशि नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव ऐसे देशों के लिए अक्सर देता रहता है। राइट, तो अब यहां पर आप लोग देखें तो सितवे बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में एक गहरे समुद्र वाला बंदरगाह जिसका उद्घाटन भारत और भूटान, अब यहां भूटान नहीं होगा, मैंने क्या बताया आपको, यहां पर क्या आ जाएगा, बोलिए म्यांमार। राइट, और कलादा नदी मणिपुर से होकर के नहीं बहती है बल्कि कहां से, इसको हमने कहां से देखा कि ये मिजोरम और जो म्यांमार के निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहां से होकर के बहती है। राइट, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि दूसरा गलत है, इसके अलावा हम देखते हैं तीसरा भी यहां पर गलत है और ऐसे में हमसे सही पूछा गया था और जवाब क्या हो जाता है, केवल एक। राइट, ए इज द राइट वन। इसके अलावा यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को यहां से, और अगला प्रश्न जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के खंड में से 2017 में प्रश्न आया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे किसानों से लगान को वसूलती थी, अब कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है साथ में इसके, लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम बात करते हैं तो इसको हम देखते हैं कि ये जुड़ा हुआ था परमानेंट सेटलमेंट के साथ में, स्थायी बंदोबस्त को लाने में बड़ी भूमिका थी इसकी। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो को हम जब देखते हैं तो इनका संबंध हम पाते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ में। ऐसे में सही जवाब इसका होता है सी, 2 और 3। अगला मुद्दा है फैक्ट ऑफ द डे, आज का प्रमुख तथ्य ट्राइफेड के विषय में है। ट्राइफेड जिसका फुल फॉर्म है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, ट्राइफेड। तो ट्राइफेड में जो टी शब्द है ये ट्राइबल्स जो हमारे हैं, जो हमारे जनजातीय लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अब देखिए जनजातीय लोग वनों में रहते हैं और यहाँ पर बड़े सारे वन उपज पैदा करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लघु वन उपज या अधिशेष कृषि उपज। तो अब इसका व्यापार करके इन्हें आर्थिक लाभ किस प्रकार से दिए जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत 1987 में ट्राइफेड को बनाया गया था और जनजातीय लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संस्था कार्य करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक जो जनजातीय उत्पाद हैं वो पहुंच सके, इसके लिए भी संस्था कार्य करती है। जनजातियों को प्रशिक्षण देने के संदर्भ में भी संस्था काम करती है। ट्राइफेड जो संस्था है वो किस मंत्रालय के निकट रहकर कार्य करती है, किस मंत्रालय के साथ मिलकर के अधिक कार्य करती है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने आज आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। एक, अगर आप रिकॉल करें तो मैंने एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आशा वर्कर्स जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा एक जो अगला वर्क है कि ट्राइफेड जो है वो किस मंत्रालय के साथ में जुड़ करके अधिक कार्य करता है। राइट, देखिए आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो उस न्यूज के साथ मेजर चीजें क्या बन सकती हैं उनकी चर्चा तो यहाँ पर हो जाती है, लेकिन जो माइनर चीजें और भी तो हैं जो कि आपके होमवर्क के दायरे में आती हैं और जब तक देखिए आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक वो जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है वो उभर के आ नहीं पाती है। राइट, मैं आशा करता हूं कि आज के पूरे सत्र का आपने आनंद लिया होगा, क्वेश्चंस को बढ़िया से देखा होगा। वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिंक्स, नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।